Good morning, beta. Good morning, sir. Attend your roll call. हिमांशु, सागर यादव, गरिमा, मुस्कान, नेहा, स्नेहा। Present, sir. रोल नंबर बोला करो बेटा, ऐसे पता नहीं क्या पता नेहा कोई और नहीं। नेहा रोल नंबर, Sneha, roll number 3. हाँ स्नेहा रोल नंबर 2। रोल नंबर जरूर बोला Roll करो। number 3, sir. रोल नंबर 3। कुणाल, नेहा गोयल, Present, sir. Roll number 5. लकीता, Yes, sir. Roll number 6. रितु, Yes, sir. Roll number 7. तनीषा, Present, sir. Roll number 8. ज्योति, Yes, sir. Roll number 8. सोनू, रविंदर, दीपांशी, Yes, sir. Roll number 15. आदित्य, प्राची, Yes, sir. Roll number 18. दिव्या दैया, Present, sir. Roll number 21. भूपेंद्र, हिमानी, प्रिया, नीतिका, Yes, sir. तनु शर्मा, Yes, sir. 26. प्रिया, पायल, Yes, sir. सोनिका, Yes, sir. तनु, Yes, sir. Roll number मीनाक्षी, Present, sir. Roll number 32. रेणु जाखड़, Yes, sir. Roll number 34. शिवानी, Yes, sir. Roll number 65. खुशी, Yes, sir. Roll number 37. विशु, कनिष्का सैनी, दिव्या, विकास, नैन्सी, कोमल, Yes, sir. Roll number 46. अंशु, Yes, sir. Roll number 46. रवि, तुषार, हर्ष, विनीत, मुस्कान, Yes, sir. 54. काजल, Yes, sir. Roll number 55. मनीषा, Yes, sir. 57. मयंक, हर्ष, गौरव, सीमा, Yes, sir. Roll number 65. पीयूष, प्रीति, निखिल, कीर्ति, Yes, sir. 74. प्रियांशु मलिक। यस सर। और कोई स्टूडेंट? ओके बेटा, सभी की अटेंडेंस। Yes, sir. देखो एक चीज जो मैंने नोट की है ना, वो क्या है, देखो मैं बताऊं कि मैंने अक्सर ये देखा है कि आप में से आपकी क्लास के भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर क्लास के काफी सारे बच्चे हैं ना हॉस्टल के अंदर रहते हैं, हॉस्टल के अंदर। और वो हॉस्टल के अंदर होते हैं लेकिन यहाँ पे क्लास के अंदर नहीं आते हैं। अभी भी हॉस्टल के अंदर वो लेटे हुए मिलेंगे या जो भी चीज है। तो यानी अगर मैं यानी सूचना तो मैं दे दूंगा, अभी मैंने नोट डाउन किया है। एक आपकी क्लास का ही लड़का है, एक पतला सा, मैंने देखा है, वो यहाँ पे उसके अटेंडेंस 0 है। और कल भी मैंने हॉस्टल में से निकलते हुए उसको वहां पे घूमते हुए देखा था। तो मेरे को ये पता था कि हॉस्टल में है या नहीं है। तो कहने का अभिप्राय, काफी बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल के अंदर रहते हैं यहाँ पे और लेकिन क्लास के अंदर नहीं आते। तो इसका मतलब सुबह 9 बजे है ना, हॉस्टल के जितने कमरे हैं उन कमरों के बाहर हर बच्चे का अपना टाइम टेबल चिपका देना चाहिए। और वहां पे कोई अपने टाइम टेबल के अनुसार अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता तो उसका हॉस्टल खाली करवा देना चाहिए कि आप कहीं रहो लेकिन हॉस्टल में आप ना रहें। और जब आपकी क्लास खत्म होती है उसी टाइम फिर उनकी एंट्री होनी चाहिए। या अगर उस टाइम पे उनकी क्लास बीच में कोई खाली है तो अपने क्लास टीचर से पहले साइन करवा के लेके आए कि हाँ आज मैं क्लास नहीं ले रहा है, जो भी कुछ है। अदरवाइज वो कॉलेज के अंदर रहे यहाँ पे। और बाहर ग्राउंड में कोई बैठा हुआ ना दिखे, ना लाइब्रेरी में कहीं कोई बच्चा जाके बैठे, सिर्फ कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास के अंदर। क्योंकि हर बच्चा जब आएगा तो कहीं ना कहीं क्लास में तो एंगेज होगा ही। और कुछ बच्चे ऐसे हॉस्टल के पाए गए हैं जो यहाँ से निकल के कॉलेज के गेट से बाहर चलते हैं। होना क्या चाहिए कि बच्चा जब कॉलेज के गेट है ना सुबह, सिर्फ वहां से, जैसे चक्रव्यूह था ना अभिमन्यु के लिए जो रचा गया था, चक्रव्यूह में आ सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। उसके लिए एक टाइम होगा। और टाइम क्या होगा कि चक्रव्यूह को तोड़ना सीखना पड़ेगा। मतलब
वो सीखेंगे कब, जब आपकी सारी क्लास खत्म हो जाएंगी। तो जो बच्चा एक बार एंटर कर गया कॉलेज के अंदर तो वापस तो निकल ही नहीं सकता जब तक उसकी कॉपी के अंदर जो उसका टाइम टेबल का आखिरी पीरियड ना दिखाई दे। और हॉस्टल बिल्कुल खाली होने चाहिए, उसके अंदर कोई भी बच्चा ना दिखाई दे। तो इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स को बच्चे बेवकूफ बनाते हैं, या अपने किसी और सस्ते के चक्कर में हॉस्टल ले लेते हैं और यहाँ पे क्लास के अंदर आते नहीं। बेटा ये तो सारी थी कुछ ज्ञान की बातें जो हमने आपको बता दी, जो आप में से किसी को नहीं करना चाहिए। कई बच्चे हैं आपके यहाँ पे बैठे हैं, आप जो हॉस्टल में रहते हैं और आते नहीं डेली क्लास में, आपके बीच में ही है, आप जानते भी होंगे, सभी को आपस में जानते हो। तो इसलिए आपको डेली क्लास के अंदर आना है। खैर हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का काम, आपकी प्रेजेंटेशन। तो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप आपका चला हुआ था, ड्रग वाला पोर्शन है ये, और सभी बच्चों को अपनी प्रेजेंटेशन देनी ही है। तो उसी कंटिन्यूएशन के अंदर अब हमारे सामने सबसे पहले आज की डेट में 29 मार्च 2025 को तनीषा आपके सामने, रोल नंबर बेटा, रोल नंबर 8, रोल नंबर 8 आ जाओ बेटा। Good morning, everyone. Myself Tanisha. I'm student of BSc Chemistry Honors final year. Today, I'm here to give a presentation. The topic of my presentation is relationship between chemical structure and physiological action of a drug. Before proceeding, I would like to give a brief of our ongoing chapter, that is drug. तो हमारा चैप्टर चल रहा है ड्रग, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था ड्रग क्या है। इन दिस चैप्टर वी आर टेकिंग इट एज अ मेडिसिन, यानी जिसका थेरेपेटिक यूज हो। फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, लाइक इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, एफिशिएंट, एक्सेट्रा। फिर हम आए थे क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन इसकी कई बेसिस पे है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्शन, यानी कि किसी भी ड्रग का हमारी बॉडी पे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है, कि वो पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एक्शन। वो देखा। तो उसके बेसिस पे जो हमारे ड्रग्स थे वो क्लासिफाई थे, लाइक एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटी मलेरिया, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एनेस्थेटिक, एंटीमाइक्रोबियल। फिर जो ये ड्रग्स है, इनके जो जो एग्जांपल थे, हमने उनकी सिंथेसिस देखी थी। लाइक एंटीपायरेटिक्स में पैरासिटामोल, एनाल्जेसिक्स में एस्पिरिन। एस्पिरिन एक एंटीबायोटिक ड्रग भी और एनाल्जेसिक्स ड्रग भी है। एंटी मलेरियल क्लोरोक्विन, एंटीसेप्टिक क्लोरोएम्ब्रेसोल, एंटीबायोटिक क्लोरोफेनिकोल, एंटी एनेस्थेटिक बेंजोकेन, एंटीमाइक्रोबियल सल्फाएसिटामाइन। ड्रग्स के नाम मैंने यहाँ पे पहले क्यों लिखे, क्योंकि जो हमारा ऑनगोइंग टॉपिक अब नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड केमिकल एक्टिविटी, तो उसमें हम इन ड्रग्स के साथ देखेंगे कि स्ट्रक्चर से उनकी एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। सो इन दिस टॉपिक हम देखेंगे दैट हाउ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग कैन चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। सो इसमें होता क्या है, कोई भी ग्रुप है, मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, मतलब उस ग्रुप को ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो उसकी एक्टिविटी पे क्या फर्क आ रहा है। और ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं फार्माकोफोर ग्रुप। This pharmacophore group is a group that is structural unit which is responsible for change in activity of a particular drug molecule। यानी कोई ग्रुप है, मान लो उसे हम डिस्पर्स कर दें या इंट्रोड्यूस कर दें। डिस्पर्स यानी उस ग्रुप को हम हटा दें स्ट्रक्चर से, या फिर हम इंट्रोड्यूस कर दें किसी स्ट्रक्चर में ऐसा ग्रुप ऐड कर दें जिससे एक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है।
तो ये दोनों ही केसेस में या हम डिस्पर्स करें या इंट्रोड्यूस करें, एक्टिविटी में इंक्रीज और में डिक्रीज। ऑल्दो ये जो हमारे फार्माकोफोर ग्रुप होते हैं ये होते हैं टॉक्सिक, तो इनकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम इन्हें मॉडिफाई करते हैं सो दैट दे बिकम एक्टिव। मॉडिफिकेशन यानी हम कोई भी सिंपल रिएक्शन करके इन्हें मॉडिफाई कर देते हैं। एंड देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ एक इफेक्ट या कुछ एक ग्रुप ऐसे होते हैं कि वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे ही एसोसिएट होते हैं। तो हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से ग्रुप है और उनका क्या इफेक्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्काइल ग्रुप की। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल यानी CH3 ग्रुप। सो एल्काइल ग्रुप में यहाँ पे होता है, हम पहले एक एसिडिक हाइड्रोजन देखते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन यानी जो एक्टिव या रिएक्टिव हाइड्रोजन हो, जो इजीली हाइड्रोजन लॉस कर दे ताकि हम हमारे एल्काइल ग्रुप वहां पे सब्स्टिट्यूट करा दें। तो इसमें अब जो हमने एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कराया, ये एसिडिक हाइड्रोजन हटा के, तो क्या होगा, एक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। अब मान लो एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हमने लगा दिया एक CH3, अब ये क्या बन गया, टोल्यूइन। तो CH3 ग्रुप लगाने से क्या हो रही है, एक्टिविटी इंक्रीज, यानी कि टोल्यूइन इज मोर यहाँ पे क्या होगा, टॉक्सिक होगा देन बेंजीन। अब मान लो बेंजीन रिंग पे एक CH3 पहले लगाए, एक और CH3 हम लगा देंगे, तब ये क्या बन गया, जाइलीन, यानी कि जाइलीन की एक्टिविटी ज्यादा होगी टोल्यूइन से, टोल्यूइन की ज्यादा होगी बेंजीन से। तो ये तो हमारा केस हो गया जब एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अब मान लो NH3 है, NH3 की कन्वर्सिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कूलिंग पर्पसेस के लिए काम आता है, लेकिन अब इसमें हम एल्काइल ग्रुप ऐड करा दे। मान लो हमने टर्शरी अमीन बना दिया, 3 एल्काइल ग्रुप यूनिट ऐड कर दी, तो अब क्या होगा, जो इसकी कन्वर्सिव प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब ये वैसा काम नहीं कर पाएगा कूलिंग में, और ऐसे जैसे हम इसके डायरेक्ट टच में आएगा, या फिर जब ज्यादा जो हमारा कन्वर्सिव इफेक्ट है, प्रॉपर्टी है, ये हो तो ये आई इचिंग भी कर सकता है। और एग्जांपल देखें हम डिक्रीजिंग में, तो जैसे सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड जैसे एस्पिरिन में हम इनिशियल रिएक्टेंट ही से ही लेते हैं, लेकिन एस्पिरिन को हम खाली पेट नहीं ले सकते, क्यों, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और पेट में फिर से ये जो हमारा सैलिसिलिक एसिड बनेगा ये अल्सर कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है OH ग्रुप इसमें, जबकि जो हमारा एस्पिरिन है उधर है एसिटाइल। तो फर्क क्या है कि जो इसमें ग्रुप है OH, ये तो पेन किलर की तरह काम नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा एस्पिरिन है वो पेन किलर की तरह काम कर रहा है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में कोई ग्रुप ऐड हो रहा है तो उसकी एक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है। मान लो हमारा सैलिसिलिक एसिड है OHCOH, हम ये ग्रुप हटा दिया COOH, इधर हम लगा देते हैं CONH2, तो अब ये सैलिसिलिक एसिड ना रहे कि क्या हो जाएगा, सैलिसाइल अमाइड। तो अब ये जो NH2 ग्रुप लग गया, इसकी प्रॉपर्टी में ये क्या इफेक्ट कर रहा है, जो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन था, यानी कि स्टमक में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट था, ये इसका हो जाएगा कम, और ये हमारे स्टमक में अल्सर कर सकता है। या फिर हम सैलिसिलिक एसिड का ब्रोमिनेशन करा दें, तो इसमें Br ग्रुप आ जाएगा। Br ग्रुप क्या करेगा, अब टॉक्सिसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि किसी भी ग्रुप का किसी भी स्ट्रक्चर पे ऐड करने से या हटाने से क्या डिफरेंस आ रहा है। और ये हमारे ड्रग्स के रिस्पेक्ट में हम कैसे देख रहे हैं, मान लो हमारा एस्पिरिन है, एस्पिरिन पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज लगा दे, स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज लाइक फ्लोरीन हमने लगा दिया, मतलब यहाँ पे ये फार्माकोफोर ग्रुप है, यानी जिसके ऐड करने से एक्टिविटी में चेंज आ रहा है। तो अब जो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन था या जो इसका एनाल्जेसिक एक्शन था वो क्या हो गया, एनाल्जेसिक एक्शन तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन था वो हो जाएगा डिक्रीज, यानी किसी भी ग्रुप को लगाने से हमारी जो ड्रग है उसमें आ रहा है चेंज। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड इफेक्ट। सेकंड है इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप में हम दो केस देखेंगे, वन फॉर द एलिफेटिक, अदर फॉर द एरोमेटिक। यानी जब OH ग्रुप हम किसी एलिफेटिक कंपाउंड पे लगा रहे या फिर हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड पे, जब हम OH ग्रुप को एलिफेटिक कंपाउंड पे लगाएंगे तो जो इसकी एक्टिविटी होगी किसी भी कंपाउंड की हो जाएगी डिक्रीज, और अगर हमने OH ग्रुप को लगा दिया एरोमेटिक कंपाउंड पे तो एक्टिविटी हो जाएगी इंक्रीज। फॉर एग्जांपल हमने 3 कार्बन मेंबर वाली चेन ले ली, एक पे लगा दिया OH, अब इसका नाम हो गया N प्रोपेनोल। अब हम 2 पे और OH लगा सकते हैं तो इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल।
एक पे ना हम तीनों पे OH लगा दे तो इसका नाम हो गया ग्लिसरॉल। तो एलिफेटिक में OH क्या कर रहा है, डिक्रीज, यानी कि जिस पे ज्यादा OH ग्रुप होंगे, जहां ज्यादा OH इफेक्ट होगा वहां एक्टिविटी हो जाएगी डिक्रीज, यानी कि ग्लिसरॉल इज लेस टॉक्सिक देन एन प्रोपेनॉल, यानी एन प्रोपेनॉल हमारा ज्यादा टॉक्सिक होगा ग्लिसरॉल के कंपैरिजन में। वही हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल देखें, जैसे बेंजीन रिंग है, इस पे अगर हम लगा दें OH, क्योंकि OH ग्रुप का इफेक्ट देख रहे हैं, तो OH ग्रुप लगा दिया तो अब इसका नाम हो गया फिनोल। तो ये क्या करेगा, इसकी एसिडिटी को बढ़ा देगा, ये ज्यादा सोलुबल होगा बेंजीन के केस में, यानी कि एरोमेटिक में जब OH ग्रुप हमने लगाया तो इसकी एक्टिविटी हो गई इंक्रीज। तो ये थे दो केसेस एलिफेटिक और एरोमेटिक के लिए। नेक्स्ट है थर्ड इफेक्ट, एसिडिक इफेक्ट। एसिडिक में जैसे हम कोई एसिड लगा दे, जैसे सल्फोनिक एसिड हो गया SO3H, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया COH, तो क्या होगा, उसकी एक्टिविटी हो जाएगी डिक्रीज या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। जो ड्रग पहले काम कर रहा था, जैसे एंटी मलेरियल ड्रग था, तो वो मलेरिया को मतलब किसी भी फीवर को ठीक करने के लिए यूज नहीं होगा, या फिर उसके डिक्रीज कर देगी। मान लो एक डोज में वो काम कर रहा था, वो काम अब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है नाइट्रोबेंजीन, इस पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दें मेटा पोजीशन के विद रिस्पेक्ट में, तब ये क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। COH लगाने से क्या हो रही है, एक्टिविटी डिक्रीज, यानी कि जो हमारा COH ग्रुप है वो क्या कर रहा है, एक्टिविटी को कर देगा डिक्रीज। यानी कि जो मान लो हमारा नाइट्रोबेंजीन है वो पॉइजन होता है, लेकिन COH हमने लगा दिया तो अब ये हो गया नॉन पॉइजन। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का हम सिरका वगैरह में यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं रहता, ये फिर इसका अलग इफेक्ट आ जाता है। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी ग्रुप लगाने से उसकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी। अब एग्जाम में कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्सप्लेन SAR ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग, किसी भी ड्रग का नाम दे देगा, यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ कोई ड्रग। तो अब आगे हम ड्रग के विद रिस्पेक्ट देखेंगे। जैसे नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा हैलोजन इफेक्ट। तो इफेक्ट ऑफ हैलोजन में यहाँ पे दो टाइप के हैलोजन बताए गए, वन इज द नेगेटिव, अदर इज द पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी पॉजिटिव वे में काम कर रहा है, टॉक्सिसिटी को डिक्रीज कर देगा, और जो नेगेटिव है, नेगेटिव कभी कभी तो अपना वही नेगेटिव असर दिखाता है, टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन कभी कभार जो नेगेटिव है वो ये सोचता है चलो कोई नहीं, थोड़ा सा यूजफुल नेचर भी दिखा देते हैं, हमेशा नेगेटिव ही जरूरी नहीं है। तो जो नेगेटिव है वो टॉक्सिसिटी को इंक्रीज भी कर सकता है, लेकिन जो इसकी यूजफुलनेस है उसे भी इंक्रीज कर सकता है। अब ड्रग के में देखें तो जैसे हमारा ड्रग है क्लोरोक्विन, उसमें हैलोजन ग्रुप है तो यहाँ पे क्लोरीन है, अपना इफेक्ट दिखा रहा है। जैसे हमने देखा था नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव हैलोजन किन्हें कहते हैं, जो लगे होते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे, यानी डबल सिंगल बॉन्ड। पॉजिटिव हैलोजन जो लगे होते हैं कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्लोरीन किस पोजीशन पे लगा है, जो यहाँ पे हमारा कार्बन है, क्या है यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल, यानी कि ये क्लोरीन लगा हुआ है नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे। नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन यानी कि नेगेटिव वाले, ये क्या कर रहा है, टॉक्सिसिटी को टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते नेगेटिव, इसकी एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन हमने Cl ग्रुप हटा दिया, हैलोजन ग्रुप हमने हटा दिया, अब क्या होगा, इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। मान लो कोई और ग्रुप लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया, तो अब जो पहले हमारा क्लोरोक्विन काम कर रहा था वो अब क्लोरोक्विन का फंक्शन नहीं रहेगा। तो ये हमने देखा कि नॉन कॉन्जुगेटेड में कैसे करा है। वही हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कॉन्जुगेटेड के लिए भी। इसमें और एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे क्लोरोमेटाजेन है, इसमें भी ऐसे ही हमारा हैलोजन ग्रुप है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इफेक्ट आता है नाइट्रो इफेक्ट। नाइट्रो इफेक्ट क्या करता है, ये करता है एक्टिविटी को इंक्रीज। नाइट्रो या फिर नाइट्राइट ONO, ये दोनों ग्रुप करते हैं एक्टिविटी को इंक्रीज। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया क्लोरोफेनिकोल,
ये स्ट्रक्चर है हमारा क्लोरोफेनिकोल का। तो इसमें ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज, मान लो NO2 घटा दिया, तो अब जो हमारा क्लोरोफेनिकोल यूज हो रहा था एज अ टाइफाइड को क्योर करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस को भी कुछ हद तक क्योर करने के लिए, तो अभी ट्यूबरक्लोसिस को बिल्कुल ही ठीक करने के लिए यूज नहीं होगा। मान लो हमने और कोई ग्रुप लगा दिया, इसकी हमने एसिटाइलेशन करा दी, मान लो CH3 लगा दिया, तो अब क्या होगा, इसकी एक्टिविटी हो जाएगी कंप्लीटली डिक्रीज। तो हम ये देख रहे हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी ग्रुप लगाने से उसकी प्रॉपर्टी पे क्या चेंज आ रहा है। या फिर जैसे ये Cl है, हेलोजन ग्रुप भी देख सकते हैं आप। क्वेश्चन में ये तो नहीं है कि हम सिर्फ इतना सा बता देंगे और कंप्लीट हो जाएगा, हम बाकी भी इफेक्ट बताएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे हेलोजन लगे हुए हैं, लास्ट हमने देखा था नॉन कॉन्जुगेटेड के केस में। अब ये हेलोजन जिस पोजीशन पे लगे हुए हैं ये है यहाँ पे कॉन्जुगेटेड। तो मान लो क्लोरीन क्या कर रहे थे, जब कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे लगे थे पॉजिटिव, टॉक्सिसिटी को डिक्रीज कर रहे थे, हमने हटा दिया क्लोरीन, HCl का रिमूव हो गया, मान लो H और दोनों Cl निकल के, मान लो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दिया, CF3 कर दिया। अब क्या होगा, इसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब जो पहले ये एज अ टाइफाइड को क्योर करने के लिए यूज हो रहा था वैसे यूज नहीं हो पाएगा, इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्रुप, अमीन NH2। तो जो अमीन ग्रुप है वो क्या करता है, वो भी इंक्रीज करता है एक्टिविटी को, या वो टॉक्सिसिटी को भी इंक्रीज कर सकता है। इसमें हम हमारे और ड्रग्स ले सकते हैं, जैसे बेंजोकेन है, सल्फाइसिटामाइड है, पैरासीटामोल है। जैसे पैरासीटामोल का क्या स्ट्रक्चर होता है, OH पोजीशन के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे हमारा एसिड अमोल जो ग्रुप होता है वो लगा होता है, NHCO CH3। तो मान लो ये आ गया डिफाइन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पैरासीटामोल। तो इसमें खाली ये नहीं बताएंगे किसी भी एक ग्रुप का बता दिया हमने, ये बता दिया OH ग्रुप का या और बता दिया, हम इसमें पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारा OH है और ये ग्रुप है ये एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे ही होने चाहिए। जो हमारा OH है वो एलिफेटिक, जब एरोमेटिक पे लगता है तो क्या करता है, एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि OH ग्रुप की वजह से एक्टिविटी हो रही है इंक्रीज। अब ये NH है, NH2 क्या करता है, एक्टिविटी को या टॉक्सिसिटी को इंक्रीज। मान लो इसका COCH3 ग्रुप हट गया, यहाँ पे आ गया NH2, तो NH2 क्या करेगा, इसकी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज, यानी कि जो हमारा COCH3 था एसिटाइल ग्रुप वो यहाँ पे काम कर रहा था एज एन एंटीपायरेटिक। तो अब जब NH2 ग्रुप आ गया तो ये एंटीपायरेटिक नहीं रहा, यानी कि NH2 ग्रुप करता है टॉक्सिसिटी को इंक्रीज। ये था हमारा पैरासीटामोल का एग्जांपल। नेक्स्ट हम देखते हैं अनसैचुरेटेड, इफेक्ट ऑफ अनसैचुरेशन। जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड के कंपैरिजन में। जैसे हम लेते हैं ट्राइक्लोरोइथाइलीन, और एक ये लेते हैं हम सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड ट्राइक्लोरोइथीन। तो अनसैचुरेशन क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ज्यादा एक्टिव होते हैं या रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड के कंपैरिजन में। तो जो हमारा ट्राइक्लोरोइथाइलीन है वो ज्यादा एक्टिव होगा देन ट्राइक्लोरोइथेन। जैसे जो हमारा ट्राइक्लोरोइथाइलीन है इसका सपोरिफिक एक्शन होता है, यानी कि डीप स्लीप के लिए यूज किया जाता है, वहीं इसमें ऐसी एक्टिविटी नहीं होती, हम इसे डीप स्लीप के लिए किसी भी ड्रग में यूज नहीं कर सकते। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ अनसैचुरेशन। Next is effect of isomerization. अब जो ये हम इफेक्ट देख रहे हैं कि किसी में डिक्रीज हो रहा है किसी में इंक्रीज हो रही है उसकी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी, ये हम चेंज भी कर सकते हैं। मान लो जो हमारा अमीन ग्रुप था NH2 उसमें वो टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करता है, हम उसे डिक्रीज भी कर सकते हैं उसके एसिटाइलेशन रिएक्शन करा के। वैसे ही दूसरे ग्रुप में वो अलग काम करेगा, जैसे एसिडिक ग्रुप में वो डिक्रीज कर रहा था, उधर अगर हम एसिटाइलेशन कराएंगे तो उधर फिर वो इंक्रीज कर देगा। यानी हर ग्रुप का हर कंपाउंड पे अलग इफेक्ट होता है। तो अभी हम आइसोमराइजेशन देख रहे हैं। आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे ही काम करते हैं। जैसे सैलिसिलिक एसिड है उसके स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं OH और COOH। इसके बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है जैसे मेटा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे हो। हमने मेटा पोजीशन पे ले लिया, एक पैरा पोजीशन पे हो गए। तो
तो स्ट्रक्चरल आइसोमर यही बताता है कि जो इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा एक ही केस में ये एक्टिव होगा। मान लो ऑर्थो पोजीशन पे ही अगर सैलिसिलिक एसिड काम करा तो इधर ही एक्टिव है। हम मेटा पोजीशन वाले को या पैरा पोजीशन वाले को किसी भी ड्रग में यूज नहीं कर सकते। अगर आप इन्हें लेंगे तो ये कंप्लीटली इनएक्टिव होगा, ये अपनी कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इफेक्ट है हमारा चेन लेंथनिंग का। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे कार्बन नंबर है जैसे जैसे इंक्रीज हो गया एक्टिविटी होगी डिक्रीज, यानी कि एक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे एक तो कोई भी छोटा सा कंपाउंड है जिसपे सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, मान लो हमने मिथेनॉल ले लिया, एक पे कोई बल्कि ग्रुप है ब्यूटेनॉल ले लिया मान लो, तो अब जो मिथेनॉल है ये सोल्यूबल होता है जैसे वाटर सोल्यूबल HOH H पे होता है पार्शियली पॉजिटिव, O पे पार्शियली नेगेटिव। अब CH3 की जगह कोई बल्कियर ग्रुप आ जाएगा तो बल्कि ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करेगी, अब जो उसका पोलर नेचर था वो कम होकर नॉन पोलर नेचर आ जाएगा, यानी कि वाटर में सोल्यूबल नहीं रहेगा। यहाँ पे जो मिथेनॉल है वो वाटर सोल्यूबल है, ये इतना वाटर सोल्यूबल नहीं होगा, यानी कि जो हमारी चेन लेंथ है वो एक्टिविटी पे इनवर्सली इफेक्ट करती है। चेन जैसे जैसे बढ़ती है हमारी एक्टिविटी वैसे वैसे हो जाती है डिक्रीज। तो ये हमने देखा that how the chemical structure is related to physiological action of drugs. Thank you. Now the next student is Anshu, roll number 47. 47. Good morning. Today I am going to give presentation on topic structure property relationship. In this, first of all, we have to discuss what is the meaning of this topic. जैसा कि हेडिंग से ही हमें क्लियर हो रहा है कि स्ट्रक्चर को देख के उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाना, दैट इज स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। जैसे कि हम कोई भी ड्रग अगर लेते हैं तो उसके स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि वो किस चीज के लिए प्रॉपर मीन्स उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि पैरासीटामोल जो हमारी होती है, जैसे कि हम नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पैरा पोजीशन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप है, तो पैरासीटामोल जो है वो एक एंटीपायरेटिक ड्रग होती है जो कि बॉडी फीवर को लोअर डाउन करने के लिए यूज की जाती है। और इसी की पैरासीटामोल जो ड्रग है वो डिराइव कहाँ किससे होती है, फेनाएसिटिन से होता है। उसके हाइड्रोलाइसिस से हमें पैरासीटामोल ऑब्टेन हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पैरासीटामोल जो होता है ना, क्या डिफरेंस होता है इसके स्ट्रक्चर में फेनाएसिटिन के और पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर में। अगर हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें इथाइल ग्रुप से तो हमें क्या मिलता है, फेनाएसिटिन। इसमें क्या होता है कि ये जो है ना ये कम एक्टिव होती है, जितना वर्क पैरासीटामोल कर सकती है उतना फेनाएसिटिन नहीं कर सकती। तो मीन्स हमने एक स्ट्रक्चर एक ग्रुप को चेंज करने से उसकी एक्टिविटी में हो गया चेंज, दैट इज स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। तो इसी में हम जो ये ग्रुप है जिस ग्रुप को चेंज करने से उसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, दैट इज फार्माकोल ग्रुप। मीन्स स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चरल यूनिट या ग्रुप जिसके चेंज करने से उसकी प्रॉपर्टी में हो गया चेंज, दैट इज फार्माकोल ग्रुप। तो अब हम देखते हैं कि फार्माकोल ग्रुप क्या हुआ है कि सबसे पहले 19वीं सेंचुरी के अंदर हमने बहुत सारी ड्रग्स जो है ना उनको आइसोलेट किया गया और हमने स्टडी किया उनके स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें कि हमने क्या पाया कि अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर फार्माकोल ग्रुप को रिमूव कर दिया जाएगा अगर उसमें से, जैसे कि हमने नाइट्रोबेंजीन लिया, नाइट्रोबेंजीन में से अगर हम नाइट्रो ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो वो अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन जो होगा ना वो
लॉस कर देगा। लेकिन अगर हमने इसी के अंदर कोई भी ग्रुप के अंदर अगर कोई भी मीन्स नाइट्रो ग्रुप ही अगर लगा दिया तो ये जरूरी नहीं है कि वो अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन मतलब इंक्रीज करे या डिक्रीज करे या गेन करे, वो गेन भी नहीं कर सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इन फार्माकोफोर ग्रुप्स का क्या क्या इफेक्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, कि अगर हम एल्काइल ग्रुप किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर लगाएंगे तो उससे क्या उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। इसमें क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी भी एल्काइल ग्रुप से तो उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अब इसके अंदर दो केस आते हैं कि फिजियोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा। पहला केस अगर हम देखें इसके अंदर जब फिजियोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज हो, जिसमें कि हम देख सकते हैं HCN। पहले हम फिजियोलॉजिकल एक्शन जिसमें डिक्रीज हो रहा है, HCN जो होता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक किस वजह से होता है कि अगर हम इसमें इसकी टॉक्सिसिटी को कम करना चाहते हैं, इससे इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है कि इससे पर्सन जो होता है ना वो कोमा में भी जा सकता है। अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी को कम करना चाहें तो हम इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें मिथाइल ग्रुप से, तो इसके टॉक्सिसिटी मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करने के बाद इसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस। मींस तो ये होता है ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन टॉक्सिक। इसी में अगर हम दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो हम किसका अमोनिया का एग्जांपल ले सकते हैं। इसकी कन्वर्सिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये रेफ्रिजरेटर्स के अंदर या आइसक्रीम फैक्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। अगर इसकी लीकेज हो जाए तो उससे क्या हो सकता है कि पर्सन की इसमें भी डेथ हो सकती है। तो इसकी मतलब इस कन्वर्सिव प्रॉपर्टी को रिमूव करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसमें भी एल्काइलेशन किया। तो इसमें हम प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन या टर्शियरी अमीन फॉर्म कर सकते हैं। तो इस जबकि इसकी जो होती है वो कन्वर्सिव प्रॉपर्टी नहीं होती, मींस ये नॉन टॉक्सिक होता है, इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये केस था जिसमें कि एल्काइल का डिक्रीज हो रही थी, मींस उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो रही थी, रिड्यूस। अगर उसकी टॉक्सिसिटी एल्काइल ग्रुप अटैच करने से वो इंक्रीज, देन इसका केस हम इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि जाइलिन। जाइलिन जो होता है जाइलिन के अंदर दो कहीं भी दो पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, वहीं टॉलिन के ऊपर एक पोजीशन के ऊपर और बेंजीन। अब जैसे ही नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो टॉक्सिसिटी भी यहाँ इंक्रीज होती जाती है। जाइलिन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो हम इधर से रिमूव करते हैं तो टॉक्सिसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। जाइलिन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू बेंजीन और टॉलिन। अब इसमें थर्ड केस क्या आता है कि ना साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, एल्काइल ग्रुप का साइज के ऊपर भी। जैसे कि मिथाइल और इथाइल, अगर हम देखें मिथाइल से इथाइल साइज जो है यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो इसका साइज क्या है, लार्ज। तो मींस अगर साइज जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा, इसमें हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, टॉक्सिसिटी यहाँ भी हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि डाई इथाइल कीटोन, यहाँ पे दो ग्रुप जो है वो इथाइल ग्रुप लिया हुआ है हमने यहाँ पे। वहीं अगर हम इसके साथ कंपैरिजन में करें तो एसीटोन का कंपैरिजन करें, वहां मिथाइल ग्रुप है, तो ये डाइथाइल कीटोन जो होता है ना ये ज्यादा टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू एसीटोन। तो कह सकते हैं कि ये नॉन टॉक्सिक है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ सिर्फ किस चीज का फर्क है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप यूज किया गया है और यहाँ मिथाइल ग्रुप यूज किया गया है। तो ये एल्काइल ग्रुप के साइज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट जो हम इफेक्ट देखने जा रहे हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप में क्या होता है कि इसमें भी हम पहले एलिफैटिक, इसमें दो केस आते हैं, या तो एलिफैटिक पोजीशन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है या फिर एरोमेटिक के साथ। अगर तो है एलिफैटिक के साथ तो जैसे कि प्रोपेनॉल जो होता है हमारा, प्रोपेनॉल, और एक हमने ले लिया ग्लिसरॉल।
नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज होता है, लेकिन टॉक्सिसिटी या रिएक्टिविटी हम कह सकते हैं डिक्रीज हो रही है। प्रोपेनॉल जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ग्लिसरॉल। तो ये एलिफेटिक के केस में तो हमारे अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ये तो हमारा डिक्रीज का केस हो गया। लेकिन एरोमेटिक के केस में हमारी रिएक्टिविटी या टॉक्सिसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, जैसे कि फिनॉल। फिनॉल जो होता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, लेकिन बेंजीन जो होता है उसमें OH ग्रुप ना प्रेजेंस होने के कारण ये नॉन टॉक्सिक होता है। तो ये इफेक्ट था OH ग्रुप का, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ हेलोजन। हेलोजन भी टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज पॉजिटिव हेलोजन और नेगेटिव हेलोजन। नेगेटिव हेलोजन कौन से होता है, जो कि नॉन कंजुगेटेड हेलोजन भी कह सकते हैं हम इन्हें, कंजुगेटेड हेलोजन्स। इसमें एक हमारी टॉक्सिसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव हाइड्रोजन के केस में हमेशा टॉक्सिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें NH2Cl, अगर हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस करी तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सो एसिड की फॉर्मेशन होती है, जो कि क्या होता है, नॉन टॉक्सिक। तो इसमें क्या हो गया कि टॉक्सिसिटी डिक्रीज हो गई। यही अगर हम देखें ग्रुप 17 हेलोजन जो है वो ग्रुप 17 होता है। तो अगर हम मूव करें टॉप टू बॉटम, क्लोरीन 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 आयोडीन, तो एटॉमिक वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है तो टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि फ्लोरीन जो होता है इसकी एक्सेप्शन होती है स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के कारण, इसकी स्टेबिलिटी जो होती है ना वो ज्यादा होती है। बाकी अगर हम इसमें देखें क्लोरोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म, जैसे कि लास्ट हमने ले लिया आयोडोफॉर्म, इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है आयोडोफॉर्म की, जबकि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो हाइड्रोनिक होता है। अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा सेकेंड इफेक्ट ऑफ साइनाइड CN ग्रुप। इसमें सेम हम एग्जांपल ले सकते हैं जो कि हमने CN का लिया था। CN जो होता है, CN के केस में टॉक्सिसिटी हमेशा इंक्रीज होती है, जैसे कि हमने HCl में लिया था जिसकी एल्काइल करके हम इसकी टॉक्सिसिटी डिक्रीज कर सकते हैं। या हम इसमें दूसरा एग्जांपल जो ले सकते हैं, इसकी हाइड्रोलाइसिस करा के कि हम जैसे कि इसकी अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा दें तो बेंजोइक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। तो बेंजोइक एसिड जैसे ही एसिड अगर ग्रुप आ जाता है तो उससे क्या होता है कि टॉक्सिसिटी या तो डिक्रीज होती है या कंप्लीटली मींस उसका जो एक्टिविटी होती है या वो डिक्रीज हो जाएगी या फिर वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये इसके एग्जांपल्स थे। तो अब हम इसमें देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप दो ले सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड COH या सल्फोनिक एसिड SO3H। एसिडिक ग्रुप में हमेशा एक्टिविटी डिक्रीज होती है ऑलवेज या फिर डिस्ट्रॉय होती है, डिक्रीज होती है या फिर डिस्ट्रॉय होती है। जैसे कि फिनोल, अगर फिनोल होता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, अगर हमने इसकी एसिडिफिकेशन कर दी तो किसमें चेंज हो जाएगा, बेंजोफिनोल, बेंजोइक एसिड में इसके बाद आ गई कम टॉक्सिक होता है। तो टॉक्सिसिटी क्या हो गई, यहाँ से रिड्यूस हो गई। इफेक्ट ऑफ चेन लेंथ, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे लिख सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हमारे इंक्रीज होते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कार्बन एटम इन चेन मींस हाइड्रोफोबिक पार्ट भी लिख सकते हैं हम। हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर इंक्रीज होगा तो एक नॉन पोलर पार्ट होता है।
अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो गए तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। जैसे कि हमें कई ड्रग्स जो होते हैं वो, जैसे हम ड्रग्स यूज करते हैं तो ब्लड के अंदर, अगर हम ब्लड के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होगी तो उनका फिजियोलॉजिकल एक्शन जो होगा ना वो भी कम हो जाएगा, मीन्स उनकी एक्टिविटी जो होगी वो भी कम हो जाएगी। तो हम ज्यादातर जो होते हैं शॉर्ट कार्बन चेन के कंपाउंड्स को यूज करते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें हम सबसे जो मेन एग्जांपल जो मोस्टली लेते हैं दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वैसे देखा जाए तो एल्डिहाइड जो है वो कीटोन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण हमें इसकी रिएक्टिविटी को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। इसकी रिएक्टिविटी को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, या तो हम H ग्रुप जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड का उसको रिप्लेस कर दिया जाए OH ग्रुप से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। या इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने हेक्साएल्डिहाइड लिया था। हेक्साएल्डिहाइड की अगर हमने हाइड्रोलाइसिस कर दी, इसमें भी सिर्फ हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप से, तो हमें किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ग्लूकोज की। तो ये इफेक्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO या फिर ONO भी बोल सकते हैं, ONO नाइट्राइट ग्रुप। इसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो सब ज्यादा टॉक्सिक होता है नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण। तो इसकी टॉक्सिसिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और इसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें अल्काइलेशन कर सकते हैं। ये ग्रुप अटैच कर दिया जो कि नॉन टॉक्सिक होता है। ये टॉक्सिक होता है। इसमें ONO का अगर हम इफेक्ट देखें, इसका डायलेटिंग इफेक्ट होता है। डायलेटिंग इफेक्ट में क्या आता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो डायमीटर होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, जिसके कारण जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें अगर हमने कोई भी नाइट्राइट ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा, उसकी डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड जो भी ड्रग होगी वो इजीली फ्लो कर सकती है। मीन्स हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में भी ये यूज किया जाता है। सो थैंक यू। Next student is Komal, roll number 46. Start, Robert. Good afternoon. My name is Komal from BSc Final Year Chemistry Honors. My presentation on the topic the relation of chemical activity and the chemical structure. इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमारी ये स्ट्रक्चर हो गई, तो इसकी बेंजीन है, बेंजीन में से कौन सा फार्माकोफोर ग्रुप होता है जो हम अटैच करने से इसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्शन उसके अंदर चेंज आ जाए। क्योंकि चेंज आने से ही हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे जो केमिकल एक्टिविटी और केमिकल स्ट्रक्चर के बीच में जो भी रिलेशन है।
अब देखते हैं जो पार्मेक्टो ग्रुप होता है वो क्या होता है। जो पार्मेक्टो ग्रुप होता है वो एक ऐसा पार्ट है, स्ट्रक्चर यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे में जो हमारे फिजियोलॉजिकल जो हमारे फार्मेको होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें मतलब कोई भी हमने जैसे फार्मेको ग्रुप होता है वो इंट्रोड्यूस किया था, उसकी जो एक्टिविटी होती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, उसके जो फार्मेको ग्रुप होता है उसको अगर हम डिसअपियर कर दें, उसके डिसअपियर करने से उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्शंस है उसके ऊपर जो एक्टिविटी होती है उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इनके बारे में देखें। अब ये भी पाया गया था कि जैसे कोई भी कंपाउंड है इसमें फार्मेको ग्रुप उसने कंटेन कर रखा है वो टॉक्सिसिटी शो करता है, उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, उसमें कुछ रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन से या फिर कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे जिसकी वजह से उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि हमारा जो सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड के अगर हम एसिटाइलेशन कर देते हैं, एसिटाइलेशन करने के लिए एस्ट्रिगिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो भी जो सैलिसिलिक एसिड था सैलिसिलिक एसिड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके या फिर रिएक्शन की हेल्प से हमने इसको कन्वर्ट किया एस्प्रिन के अंदर, जो एस्प्रिन है उसको हम यूज कर सकते हैं। इसलिए इसी वजह से जो फार्मेको ग्रुप है वो हमारे कुछ रिएजेंट को यूज मतलब उसको यूज करके हम कुछ कोई भी रिएक्शंस होते हैं कोई ड्रग्स होते हैं उनमें हम यूजफुल भी करते हैं या फिर लेस टॉक्सिक बना सकते हैं, एक्टिव बना सकते हैं। उसी वजह से जैसे इसमें जो रिएक्शंस होते हैं उनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, मतलब कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि वहां पे अप्लाई हो या फिर कोई एक्सेप्शन ना हो। इसी वजह से ये कनेक्टेड होती हैं, इनके मतलब कोई रूल इनके कनेक्टेड नहीं होता उनके फार्मेको ग्रुप से और फिजियोलॉजिकल एक्शन से। अब जो जो इफेक्ट डालते हैं उनके ऊपर जो इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप का एल्काइल ग्रुप होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालता है तो बारे में देखते हैं। जैसे फर्स्ट ले लेते हैं CN, तो इसके अंदर जो भी हमारा जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है इस सब्स्टिट्यूट करके हम यहाँ पे अटैच कर दें, तो जो यहाँ पे इसके कंज्यूम करने से हमें कोमा की भी कोमा में जा सकते हैं, लेकिन जो इसमें मॉडिफाई करते हैं एल्काइल को अटैच करते हैं जो इसकी जो प्रॉपर्टी है कोमा में जाने की वो रिड्यूस हो जाती है, तो ये रिलैक्स बन जाएगा। आगे से और एग्जाम्पल हम देखें जो उसके अमाइन है, जैसे अमाइन NH के ग्रुप है अमोनिया, जो अमोनिया होता है इसलिए यहाँ पे जो अमोनिया जैसे उसका काम होता है जो हमारी जो आइस फैक्ट्री होती है उनको कूलिंग एरिया सर्वाइव करने के लिए अगर मान ले जो अमोनिया है उसके लिंकेज हो जाए, लिंकेज होने की वजह से उसकी काफी जो प्रॉपर्टी होती है टॉक्सिक होता है वो हमारे लिए विरोधी कर सकता है। इसी वजह से इसको जो हम यहाँ पे अगर एल्काइल अटैच कर रहे हैं डिग्री हम 1 डिग्री हो जाए, सेकेंड डिग्री हो जाए और टर्शरी अमाइन हो जाए। जो टर्शरी अमाइन होते हैं जो टर्शरी अमाइन हो जाएंगे उसकी वजह से क्या होगा कि जो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है अमोनिया की वो बिल्कुल लैस हो जाएगी और बिल्कुल हमारे लिए नॉन टॉक्सिक होगा। ऐसे अमाइन है एनिलाइन होता है, जैसे कि अगर एनिलाइन होता है इसके भी अगर यहाँ पे हम एसिड ऊपर डाल दिए अटैच कर दें इसकी जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी।
आगे अब देखते हैं जो फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं उनके अंदर इंक्रीमेंट कब होता है, जैसे कि जो हमारे एल्कोहल एल्कोहल हो गया, जो एल्कोहल है इसमें अगर हम अटैच कर दें इस पर वो एल्काइल ग्रुप अटैच कर दें तो ईथर बन जाएगा। तो ईथर है वो ज्यादा टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल के, इस वजह से यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं जैसे कि जो एल्काइल चेंज है, जो एल्काइल की साइज है वो इंक्रीमेंट हो रही है, उसके लिए जो एग्जांपल है वो है कीटोन हो गया, मतलब एसीटोन एग्जांपल लेते हैं। जो एसीटोन होता है वो लेस टॉक्सिक होता है, जब हम ज्यादा टॉक्सिक होगा जब जैसे कि इथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया, तो यहाँ पे हमने कार्बन जो एल्काइल ग्रुप है वो इंक्रीज कर दिया, तो एल्काइल ग्रुप के इंक्रीमेंट करने से जो हमारी टॉक्सिसिटी है उसकी कम हो जाएगी इसके एसीटोन के कंपैरिजन में। और यहाँ पे क्या होगा जो ज्यादा एल्काइल ग्रुप की होगी तो वो शो करेगा हाइड्रोटोनिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जो हाइड्रोटोनिक होता है जो हमारी उसके लिए यूज किया जाता है जो हमारी मेंटल टेंशन होती है उनको डिक्रीमेंट करने के लिए। अब जो सेकंड इफेक्ट है वो देखते हैं ओम हाइड्रोक्सी ग्रुप का। हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके अंदर क्या होगा, जो एलिफेटिक ग्रुप होते हैं एक तो एलिफेटिक होता है एरोमेटिक होता है। जो एलिफेटिक होता है उनके अंदर जो इनकी जो टॉक्सिक जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज होती है। वो एग्जांपल से देखते हैं जैसे कि यहाँ फिनोल है और जैसे कि ये ले लिया हमने, अगर यहाँ पे OH इंक्रीमेंट कर दे जो इनकी टॉक्सिसिटी है वो इनकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो हमारा फिनोल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द जब यहाँ पे OH की हम इंक्रीमेंट करते हैं तो ये बन गया किस तो ये जैसे ग्लिसरॉल है जिसकी जो लेस रिएक्टिव रहता है कंपेयर टू द फिनोल। ऐसे एग्जांपल जैसे हेक्सानोल है वो प्रोपेनॉल का हेक्सानोल है। जैसे हेक्सानोल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल
जो हेक्सानोल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है सोर्बिटल से। अब जैसे एग्जांपल है एरोमेटिक के अंदर, जैसे एरोमेटिक में एग्जांपल है बेंजीन होती है, वो लेस से टॉक्सिक होती है। आप फिनोल से अगर एक फुल ओएच टू को यूज करेंगे तो फिर क्या तो हमारा फिनोल होता है वो ज्यादा टॉक्सिक होता है बेंजीन से, और बेंजीन से ज्यादा टॉक्सिक होता है फिर आगे है वो और भी ज्यादा टॉक्सिक होता है उनसे। अब जो इफेक्ट को देखते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कीटोन भी इफेक्ट होता है। जो एल्डिहाइड होते हैं, जो एल्डिहाइड होते हैं इन जनरल वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू एसीटोन के। जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है वो एक एनेस्थेटिक होता है, जो उसके लिए यूज किया जाता है नमनाइश के लिए, जो इंड्यूस करता है। और ये जो एल्डिहाइड है वो हमारी जो जब भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। दूसरा जो कीटोन होता है वो ज्यादा हाइड्रोटिक होता है। मतलब जो कीटोन का यूज है वो हाइड्रोटिक के लिए किया जाता है, लेकिन जो मोस्टली एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनका ज्यादा हाइड्रोटिक होते हैं एज कम्पेयर टू मिक्सर्स के। अब पहले जो है इफेक्टो पे साइनाइड ग्रुप और नाइट्राइल। तो साइनाइड ग्रुप में क्या है, जो लोअर साइनाइड ग्रुप होते हैं वो लेस टॉक्सिक होते हैं। हाइयर जो साइनाइड लोअर साइनाइड ग्रुप होते हैं वो ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। then higher higher cyanide group से। और जो एग्जाम्पल देखते हैं जैसे एसियन होता है, जो एसियन होता है वो ज्यादा टॉक्सिक होगा एज कम्पेयर टू जब हम इस ग्रुप में अटैक करते हैं। मतलब जो लोअर साइनाइड ग्रुप हुए वो ज्यादा टॉक्सिक है हाइयर साइनाइड ग्रुप के अटैक होने से। फिर जैसे नाइट्राइल ग्रुप, आइसोनाइट्राइल ग्रुप है, तो आइसोनाइट्राइल ग्रुप होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, और वो हमारे लिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं उनको पैरालाइज भी कर देते हैं। इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ हैलोजन। हैलोजन इफेक्ट के अंदर एक तो नेगेटिव हैलोजन्स होते हैं, पॉजिटिव हैलोजन होते हैं।
जो नेगेटिव हेलोजेंस होते हैं वो तो नॉन कंजुगेटेड के अंदर अटैच होते हैं उनकी पोजीशन के ऊपर। तो जो पॉजिटिव हेलोजेंस होते हैं वो हमारे कंजुगेटेड के अंदर अटैच होते हैं। तो नेगेटिव हेलोजेंस होते हैं उनका काम होता है कि वो अपनी जो टॉक्सिसिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं। जो पॉजिटिव प्रॉपर्टी होती है जो मतलब एक्सिस प्रॉपर्टी होती है उन दोनों को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव हेलोजेंस होते हैं वो हमारी जो टॉक्सिसिटी होती है उनको रिड्यूस करते हैं। जैसे हम जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर हम डाउनवर्ड जाते हैं तो जो हमारी हाइप्नोटिक प्रॉपर्टी होती है होती जाती है वो जो एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के होता है इनके अंदर देखिए तो जैसे हमारे जैसे कि जो बेंजीन होती है बेंजीन तो हमारी जो टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। वैसे ही जैसे कि जो नाइट्राइट होते हैं नाइट्राइट जो हमारी ब्लड प्रेशर होता है डिक्रीज कर रहा है हमारी स्ट्रेंथ होती है जिसकी वजह से ब्लड से अगर इफेक्ट ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कि फिनोल है हमारा फिनोल होता है एसिडिक ग्रुप होता है उनका काम होता है कि वो हमारे जो फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं उनको कैसे डिक्रीज करता है या फिर ठीक हो जाता है। फिनोल होता है वो ज्यादा ठीक होता है एज कम्पेयर टू द सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड। अब आगे जैसा एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड जैसे कि सल्फोनिक एसिड होता है कंपैरिजन बेटा अभी आपने वो लिखी थी स्पेलिंग कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था ना इधर। और बच्चों से एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, जो भी आपने लिखा ना यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर मैं उसको स्पेलिंग भूल जाऊं, मैं क्या भूल जाऊं, और स्पेलिंग भूलने के बाद अगर मैं
स्पेलिंग कुछ ऐसी लिख दूं, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, तो वो कौन होता है? मान लो मैं भूल गया स्पेलिंग, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह कार्बोलिक एसिड लिख दिया, क्या लिख दिया? तो वो कौन होता है बताओ? चलो बेटा आप कंटिन्यू करो, आप इतनी देर सोचें और फिर उसका जवाब दें। इफेक्ट ऑफ अनसैचुरेटेड ग्रुप, इसके अंदर जैसे कि हम बेसिक जनरल देखा है, जो अनसैचुरेटेड होते हैं, जो अनसैचुरेटेड ग्रुप होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर जो सैचुरेटेड। क्या बताया? क्या है एग्जाम्पल भी जो देखें, जैसे फिनोल है, जो प्रोपेनोल होता है ज्यादा रिएक्टिव होगा एलाइल अल्कोहल के। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जैसे और एग्जांपल्स हैं, जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं जिनमें अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो भी लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू द अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से। इनके अंदर देखते हैं जैसे कि एग्जाम्पल है निकोटीन है, जो निकोटीन होता है वो 2 टाइम्स एक्टिव होता है उसके आइसोमेरिज्म से। चेन लेंथ, चेन लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? जितनी लंबी हमारी चेन होगी कार्बन की उतनी ज्यादा उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसी वजह से जितनी अगर सोल्युबिलिटी की डिक्रीज होगी तो हमारे जो ब्लड वेसल्स ब्लड के अंदर वो एंटर नहीं कर पाएगा, इस वजह से जो चेन लेंथ है वो कम वाली हमारी ड्रग्स में यूजफुल होती है। थैंक यू बेटा हमारा आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करेंगे, लेकिन उससे पहले किसी बच्चे को कोई डाउट कोई बात पूछनी हो, जैसे कुछ बच्चों ने अभी आके प्रेजेंटेशन दी, उनमें उनके बोलते वक्त आपको कोई स्ट्रक्चर दिख गई हो, कोई ऐसी बात कोई ऐसी क्यूरी जो आपके दिमाग में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आई थी, जैसे अभी वो स्पेलिंग लिखी थी ना उस बच्चे ने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो स्पेलिंग मैंने दूर से अभी खड़े होके उसको देखा और मेरे को कार्बोलिक एसिड नाम आ गया, तो फिर मैंने सोचा आपसे वैसे ही पूछ लेते हैं कि भाई कार्बोलिक एसिड नाम सुना आप लोगों ने? तो बाई चांस वैसे दिखने में मेरा ऐसा हो गया था, तो इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा और आप लोगों ने बता भी दिया उसका जवाब बहुत अच्छे से कि फिनोल का दूसरा नाम क्या होता है। ये बहुत अच्छी बात है, आप एकदम जवाब दे देते हैं, आप जवाब हाजिर हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो इसी टाइप से आप जवाब देते रहे, ठीक है ना? तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू बेटा।